नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोधन डेयरी फार्म में आपका। और आज हम बात करने वाले हैं खास विषय पर कि एआई ही क्यों ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों बुल से गायों को क्रॉस न कराया जाए। मेरी सलाह है कि बुल से क्रॉस ना कराएं। बुल से क्रॉस क्यों न कराएं, उसके भी बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बताऊंगा। और जो एआई के माध्यम से जो गर्भाधान करवा रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा है। मेरे यहाँ पर 100% मैं एआई से ही करवा रहा हूँ। जो कृत्रिम गर्भाधान है उसी से करवा रहा हूँ। उससे कराने का एक बेनिफिट ये है कि आप जो चाहें, जो ब्रीड का बुल चाहें वो बुल के सीमन आप लगवा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी गायें दूध वाली हैं, चाहे भारत की नस्ल की ले लो या चाहे हॉलिस्टाइन की ले लो, जर्सी की ले लो, सारी नस्ल वाली है अगर इनकी नस्ल को मेंटेन करके चले तो। दोस्तों, बुल में ये होता है कि आप कौन सी नस्ल से कौन से बुल से क्रॉस करवा रहे हो, इसकी वजह से ही हमारे भारत की सारी नस्लें खराब हो चुकी है और उनके दूध देने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है। दोस्तों, हमारे भारत की जो नस्लें हैं वो सारी ही दूध वाली नस्लें हैं, चाहे साहिवाल ले लो, थार पारकर ले लो या हरियाणवी नस्ल ले लो या गिर ले लो। कोई भी बहुत सारी नस्लें हैं जो बहुत ही अच्छी दूध वाली हैं, लेकिन उनको कम दूध वाली कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने ब्रीड को मेंटेन नहीं किया। थार पारकर से साहिवाल को क्रॉस करवाया, साहिवाल से गिर को क्रॉस करवाया, गिर से एचएफ को क्रॉस करवाया, या गिर से जर्सी को क्रॉस करवा रहे हैं, जर्सी को एचएफ में लगा रहे हैं। ये उल्टा सीधा इसी इसी वजह से जो ब्रीड को खराब किया, उसी की वजह से दूध देने की क्षमता ब्रीड की खत्म हो चुकी है। दोस्तों, आपके पास जो भी ब्रीड है, चाहे एचएफ है, गिर है, जर्सी है, कोई भी है, पर्टिकुलर उसी के ब्लड लाइन का जो बुल हो, अच्छा रिकॉर्डेड बुल हो, जिसके मदर फादर का रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसकी फैमिली की हिस्ट्री अच्छी हो, जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छा हो, जिसकी दूध देने की क्षमता अच्छी हो, वही बुल का सिलेक्शन करें और ज़्यादातर उसी पे आप फोकस करें। आप अपने वेटनरी डॉक्टर को बोलते हैं कि कौन सा है कि इसको गैबिन करना है, कोई भी सीमन लगा दो, तो वो क्या करेगा, एचएफ में बोले गिर का लगा देते हैं, जल्दी कंसीव हो जाएगी, साहिवाल का लगा देते हैं, कोई भी एचएफ में वो सीमन लगा देते हैं। उससे गाय तो रुक जाती है, दूध देने की क्षमता जो गाय की है उसकी तो रहती है, लेकिन आने वाली जो बछड़ी आपकी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, उसके दूध देने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। गिर गिर एक कम दूध देने वाली गाय है, और इधर आप देखेंगे एचएफ एक बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। जो बछड़ी आने वाली है वो कन्फ्यूजन में रहेगी, कौन सा वो कम, चाहे गिर पे जाएगी या एचएफ पे जाएगी, उसका आप कोई नक्की नहीं बता सकते। वो ज़्यादातर 80% बुल पे ही जाती है, बुल का ही रिकॉर्ड अच्छा रहता है, तो बुल के रिकॉर्ड के हिसाब से मिल्क पे आती है। तो दोस्तों, अगर आप नए फार्मर हैं और आप नया डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं, चाहे कोई भी ब्रीड आप ले लीजिए, डेयरी फार्म अगर आपको बिजनेस के हिसाब से करना है तो मेरे हिसाब से एचएफ और जर्सी में ही आपको जाना पड़ेगा। क्यों इसमें जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि दूध के रेट, अगर दूध का रेट 100 रुपये के ऊपर है तो आप भारत नस्ल की कोई भी गाय आप पाल सकते हैं, क्योंकि उसके दूध देने की क्षमता कम है तो दूध की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। और एचएफ दूध देने की एक मशीन समझ लो आपकी, बहुत ज़्यादा दूध देती है, तो दूध की गुणवत्ता, फैट कम है इसमें, गुणवत्ता तो अच्छी है, दूध तो बढ़िया ही है, इसका भी दूध बहुत अच्छा है, लेकिन फैट कम आएगा। और अपने भारत नस्ल की जो भी गाय है उसकी फैट बहुत ज़्यादा आएगी, तो उसका जो कॉस्ट है, लागत है, आपको बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो उसके मुकाबले आपको दूध कम से कम 100 रुपये लीटर के ऊपर अगर आप बेचेंगे तो उसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उससे कम रेट में दूध बिक रहा है तो आपको कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, आप डेयरी फार्म ना ही करें। अगर आप बिजनेस के हिसाब से अगर कर रहे हैं, अगर आपने एचएफ पाली है और आपके पास 20 लीटर से ऊपर प्रतिदिन का दूध देने वाली गाय है, तो ही आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे भारत में दूध के रेट देखे जाए तो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर हैं। और दूध के रेट कोऑपरेटिव अपने हिसाब से चयन करती है, अपने हिसाब से दूध खरीदती है और अपने हिसाब से बेचती है, इसमें किसान की कुछ नहीं चलती। किसान हमेशा बेसहारा ही रहा, इसके कोई सरकारी सपोर्ट नहीं रहता है और वोट बैंक के लिए सिर्फ किसान को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, किसान दूध की, आप भी अगर दूध का उत्पादन करेंगे, मैं भी दूध का उत्पादन कर रहा हूं, लेकिन मेरे दूध का रेट मैं नक्की नहीं कर पा रहा हूं। मेरे दूध का जो रेट है वो कोऑपरेटिव या डेयरी संस्था जो है वो ही नक्की करती है क्या रेट दूध खरीदना है, कब रेट घटाना है, कब रेट बढ़ाना है, वो ही निर्णय लेते हैं। दोस्तों, हम किसान यहाँ पर रात दिन मेहनत करके दूध का उत्पादन करते हैं, लेकिन उसका भरपूर लाभ हमें नहीं मिल रहा, हमने मन चाहा नफ़ा हमें नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इस पर विचार करने की बात है, सरकार कुछ करे हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आगे ज़्यादातर फार्म इस रेट में अगर दूध गया, अगर दूध हमारा 40 रुपये के अंदर अगर बिक रहा है तो हमारे फार्म ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। भविष्य में हमें भी कितनी भी अच्छी ब्रीड ले लो, कितना भी अच्छा प्रोडक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, हमारे फार्म चलने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सरकारें हमारी सुनेगी और इस पर कुछ रेट हमें अच्छे मिलें, और या डायरेक्ट हम मार्केट में हमारे दूध को सेल करें तो हम इसमें नफ़ा कमा सकते हैं।
लेकिन अगर फार्म को अच्छी तरह से चलाना है तो आपको ब्रीड को मेंटेन करके चलना होगा। आप अगर एचएफ पे काम कर रहे हैं तो एचएफ को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके चलें, बहुत अच्छे अच्छे बुल हैं इसमें, उसका चयन करें और अपने वेटनरी डॉक्टर को सजेशन करें कि हमें वही सीमन चाहिए, आप हमें उपलब्ध कराएं। और आजकल बहुत इजी तरीके से हर जगह सेंटर है और वहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप वही सीमन यूज़ करें जो जीनोमिक हो, अच्छे दूध वाले रिकॉर्ड वाले हो, बुल हो, उन्हीं के सीमन आप यूज़ करें और ब्रीड को ख़राब ना करें। चाहे आपके पास भारत नस्ल की गाय हैं तो उसी नस्ल का, उसी के ब्लड लाइन का जो भी ब्रीड बुल हो उसी के सीमन यूज़ करें। चाहे गिर हो, थार पारकर हो, रेड सिंधी हो, साहिवाल हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बुल हैं, उसी का करेंगे तो उसका दूध देने की जो क्षमता है वो मेंटेन रहेगी। और एचएफ तो डेयरी फार्मर के लिए आपका एक रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको डेयरी फार्म बिजनेस के हिसाब से चलाना है और दूध अगर आप कोऑपरेटिव में दे रहे हैं, कहीं होलसेल में दूध बेच रहे हैं, तो आपको एचएफ का सिलेक्शन ही करना है, तो ही आपका डेयरी फार्म चल सकता है, अन्यथा आपका डेयरी फार्म नहीं चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर ध्यान दें। और दोस्तों मेरा एक वीडियो है छोटा सा, वो शायद आप तक नहीं पहुंचा और मैं अच्छी तरह से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि वो वीडियो हर आदमी तक पहुंचे और हर आगे जगह जगह तक पहुंचे। वो रहेगा कि दूध पर एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कि एक लिमिट होनी चाहिए कि उसके नीचे दूध के रेट ना आए। अगर उसके नीचे दूध के रेट आते हैं तो कोऑपरेटिव सरकार उसमें समर्थन करे और कोऑपरेटिव को दे, किसान को उसका नुकसान ना हो, ताकि किसान की हिम्मत बनी रहे कि हमें कम से कम 40 रुपये पर एमएसपी है, 40 रुपये के नीचे रेट नहीं आएगा तो कम से कम हमें 40 रुपये तो मिलेगा। हमें अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो फ़ायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी नहीं होगा। वहाँ तक अगर किसान चलेगा तो किसान पशुपालन का काम आगे करेगा। युवा भी इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो भी आगे बढ़ेंगे। तो मैं सरकार से यही वीडियो के माध्यम से गुजारिश करूंगा और इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। और मेरे जितने भी भाई हैं वो कमेंट्स में लिखें और इस तरह का जो वीडियो आए उसको आगे आप फॉरवर्ड करें। और जितने मेरे यूट्यूबर भाई हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपके वीडियो में आप एमएसपी के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि ये बात सरकार तक पहुँचे और किसानों को एक सपोर्ट मिले। धन्यवाद दोस्तों।